पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चेन पिंगन सुबह सुबह अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और उसे देखकर ली बाओपिंग और अलियंग भी मस्ती में कूद गए थे, मगर ली बाओपिंग ने अलियंग को गुस्सा दिलाकर भगा दिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सुबह का नाश्ता खत्म करके सब निकलने ही वाले थे कि तभी अलियंग अपने गधे के साथ आया और सबको रुकने को बोला। फिर उसने किसी को आवाज लगाई, तभी गो टेबल माउंटेन का यंग लॉर्ड जमीन से निकल आया। वह पहले की तरह ही किसी महिला से भी अधिक आकर्षक लग रहा था। उसने तुरंत झुककर अलियंग से बेहद विनम्रता से बोला कि उसके और उसके साथियों के लिए उसने सवारी तैयार कर दिए है और अब उनके आगे का 100 किलोमीटर का सफर चुटकियों में कट जाएगा। अलियंग, जो कल उसके सामने एकदम सख्त था, आज उससे प्यार से बात करते हुए बोला कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन यह सामान उसे तब दे जब वह गो टेबल माउंटेन से निकलने वाला होगा। माउंटेन लॉर्ड सिर झुकाकर अलियांग से बोलता है कि यह उसके लिए किस्मत की बात होगी। अलियांग ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर थपकी दी, फिर गधे की रस्सी भी उसे ही पकड़ा दी। अब अलियांग ने मुड़कर ली हुआई की तरफ देखा, क्योंकि कुछ देर पहले ही नाश्ते के दौरान दोनों ने मीट के एक टुकड़े के लिए जंग छेड़ दी थी। ली हुआई ने दांव पर सब कुछ लगा दिया था, यहां तक कि अपनी मां और बहन को भी, और अगर जरूरत पड़ती तो शायद वह अपने बाप को भी दांव पर लगा देता। फिर भी अलियंग ने उसे नहीं बख्शा। आखिर में ली हुआई को हार माननी पड़ी, लेकिन वह अब भी नाराज था। अलियंग ने अपने अंगूठा से माउंटेन लॉर्ड की ओर इशारा करते हुए ली हुआई से बोला कि उसकी इज्जत पूरी दुनिया करती है और उसे भी उसकी इज्जत करना सीख जाना चाहिए। ली हुआई उसकी बातों को सुनकर और नाराज हो गया और जमीन पर थूक दिया, क्योंकि वह अलियंग के मुंह पर नहीं थूक सकता था। अलियंग ने ठंडी सांस ली और सबको चलने को बोला। अब भाई, हम देख रहे हैं 3 जायंट कछुए। हर कछुए की पीठ इतनी बड़ी थी कि उस पर 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। माउंटेन लॉर्ड ने कछुओं की पीठ पर मजबूत लकड़ी की रेलिंग भी लगा दी थी ताकि कोई गिर न जाए। भाई, मेहमानों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था। अब बारी आती है सीट चुनने की। ली बाओपिंग ने सबसे पहले अपना कछुआ चुना और चेन पिंगन को अपने साथ बुला लिया। अलियंग, ली हुआई और लिनशोई एक साथ दूसरे कछुए पर चढ़ गए। जूहे और जूलू तीसरे कछुए पर अकेले बैठे। ली हुआई को तो मजा ही आ गया, क्योंकि यह घोड़ों की गाड़ी से भी आरामदायक थी और इनकी स्पीड भी अच्छी खासी थी। और मजे के मारे उसने अलियांग के घुटने पर ठोका और बोला कि वह बड़ा नीच और दुष्ट इंसान है, लेकिन इस बार उसने सही काम किया है। अलियांग ने उसे तरस भरी नजरों से देखा और हल्के से बोला कि वह अब तक जिंदा कैसे है। क्या सच में उसका शहर बहुत सीधा साधा है? ली हुआई को समझ नहीं आया कि यह तारीफ थी या इंसल्ट। उसने तुरंत लिनशोई की ओर देखा और पूछा कि क्या अलियांग उसकी बुराई कर रहा है, पर लिनशोई बस आंखें बंद करके हल्की बहार को महसूस कर रहा था। उसका उन पे कोई ध्यान नहीं था। अब ली हुआई के दिमाग में एक और आइडिया आया। उसकी नजर अलियांग की गोद में रखी हरी बांस की तलवार और कमर पर लटके छोटे चांदी के लौकी पर गई। उसने अलियांग से पूछा कि क्या वह इससे खेल सकता है। अलियांग ने सिर हिलाकर मना करते हुए जवाब दिया कि वह इसके लायक नहीं है। ली हुआई ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो फिर उसके लिए कौन सा हथियार सही रहेगा? अलियांग ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया कि उसका सबसे बड़ा हथियार है बातों से जीतना। पर भाई, ली हुआई को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने एक लंबी सांस ली और पूरी उदासी से कहा कि वह किसी को बातों में हरा नहीं सकता। अलियांग को मजा आ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि ऐसा क्यों? ली हुआई ने धीरे से बोला कि उसकी आवाज बहुत हल्की है और उसकी मां कहती है कि जो बहस में जोर से बोलते हैं उसी की जीत होती है, और उसे बहस करना पसंद भी नहीं है। लेकिन जब उसकी मां दूसरों से झगड़ती है तब वह चुपचाप देखता है और सोचता है कि अगर उसकी मां बूढ़ी हो गई और बहस नहीं कर पाई तो उसे और उसके परिवार का बचाव कौन करेगा? बाकी लोग जीते जी उन्हें कुचल डालेंगे। अलियांग ने जीभ चटकाई और मजाकिया अंदाज में कहा, इतनी छोटी उम्र में इतनी दूर की सोच रहे हो? ली हुआई झुंझलाकर बोला कि और वह कर भी क्या सकता है? उसकी मां कहती है
कि उसके परिवार में सिर्फ उसी के पास हिम्मत है, और मिस्टर की ने भी उससे कहा था कि जो भविष्य के लिए योजना नहीं बनाते उन्हें तुरंत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसे पहले से तैयारी करनी होगी ताकि ली हुआई इससे आगे की बात भूल गया। तभी आलियंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात को पूरी करते हुए कहा, ताकि बारिश आने से पहले छत ठीक की जा सके। अब भाई ली हुआई ने लिन शोई की ओर देखा और पूछा कि मिस्टर की ने सद्गुणी लोगों के बारे में क्या कहा था। लिन शोई ने आंखें खोली और धीरे धीरे बोला, सद्गुणी लोग अपनी प्रतिभा को छिपाकर रखते हैं और केवल तब प्रकट करते हैं जब समय आता है। ली हुआई ने तुरंत एलियंग से बोला कि क्या वह आधी अधूरी जानकारी के साथ शो ऑफ कर रहा है। अब लिन शोई इन दोनों की बकवास से तंग आ चुका था, इसीलिए वह उठकर चेन पिंगन और ली बाओपिंग वाले कछुए पर चला गया। भाई एलियंग ने अपनी शराब की बोतल खोली, एक लंबा घूंट लिया और मुस्कुराते हुए ली हुआई से बोला कि उसने कल ही गो टेबल माउंटेन के लॉर्ड से डील कर ली थी। जब वे यहां से निकलेंगे तो वो और उसके 2 जानवर उन्हें एक फेयरवेल गिफ्ट देंगे। फिर उसने एक लकड़ी के लंबे बॉक्स की तरफ इशारा किया जिसे माउंटेन लॉर्ड ने लाया था। अलियंग ने क्लियर करते हुए कहा कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में इसे हॉरिजॉन्टल ट्रेजर पगोडा कहते हैं। यह उतना ही मिस्टीरियस है जितना अपराइट 100 ट्रेजर शेल्व्स होते हैं। यह खजाने से भरा है और वह चाहता था कि सबको इसमें से एक एक चीज देगा, उसे भी देने वाला था। पर अब उसकी किस्मत फूट गई और अब उसे खजाने को टाटा बाय बाय करना होगा। लेकिन ली हुआई इससे डगमगाया नहीं। उसने गंभीर होकर अलियंग से बोला है कि वह जानता है कि उसका पेट इतना बड़ा है कि उसमें 100 नावें समा जाएं। अलियंग ठिठक बोला, क्या बक रहे हो? लिन शुई ने मुस्कुराते हुए समझाया कि एक कहावत है जिसमें प्रधानमंत्री का पेट इतना बड़ा होता है कि उसमें नाव समा सकते हैं। भाई ये कहावत मेरे सर के ऊपर से चला गया, लेकिन आलियंग के सर से ऊपर नहीं गया और उसने हंसते हुए ली हुआई के सिर पर एक चपेट लगा दी। अब जंगल का रास्ता बहुत आसान हो गया था, क्योंकि ये टर्टल्स पहाड़ों से, नदियों से और ऊंचाई से बड़ी आरामदायक चाल में गुजर रहे थे, और आलियंग जहां भी खूबसूरत नजारे देखता सबको रोककर मजे करने लगता। अभी वे एक घने हरे भरे बैम्बू फॉरेस्ट में थे। चेन पिंगन ने बिना वक्त गवाए अपनी टूटी हुई ब्लेड उठाई और फिर 2 मजबूत बांस काट दिए, उन्हें अलग अलग आकारों में टुकड़े किया और अपनी टोकरी में रख लिया। ली हुआई तुरंत समझ गया कि आगे क्या होने वाला है और खुशी में उछलने लगा। तीनों फॉरेस्ट टर्टल्स कुछ दूरी पर आराम कर रहे थे, पर जब उन्होंने चेन पिंगन को इतनी फुर्ती और परफेक्शन से बांस काटते देखा तो उनकी बड़ी आंखों में इज्जत दिखने लगी। आलियंग पास में ही खड़ा था, अपने प्याले में शराब डाले हुए। वो चेन पिंगन के काम को ध्यान से देख रहा था। उसने हल्के से चेन पिंगन से बोला कि उसकी समझदारी तो काबिले तारीफ है, पर अफसोस की बात यह है कि वह अभी भी अच्छी किस्मत का मजा नहीं ले रहा। भाई अच्छी किस्मत का मजा मतलब अलियंग की वाइन। अब जाने से पहले ली बाओपिंग ने जूहे से रिक्वेस्ट किया कि क्या वह और जूलू एक ही कछुए पर सफर कर सकते हैं। जूहे को इससे कोई ऐतराज नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत ही इजाजत दे दी। वहीं अब जूहे और चेन पिंगन एक ही कछुए पर सफर करने लगे। चेन पिंगन अब भी एमरल्ड ग्रीन बैम्बू को स्ट्रिप्स में बांट रहा था, लेकिन भाई दिक्कत यह थी कि उसके पास रस्सी नहीं थी। मतलब बुक्केस पूरा बनने का चांस तभी था जब वे रेड कैंडल टाउन पहुंचेंगे। जूही ने जब एक बांस की पट्टी उठाई तो उसे महसूस हुआ कि यह बेहद हल्की थी, लेकिन इतनी मजबूत कि यह आम लकड़ी से कहीं बेहतर थी। तभी उसे याद आया कि गो टेबल माउंटेन के माउंटेन लॉर्ड के पास भी ऐसी ही एक हरी बांस की छड़ी थी। वह तुरंत समझ गया कि वह बांस का जंगल कोई आम जंगल नहीं था, शायद गो टेबल माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने वाली जगहों में से एक थी। अब भाई जूही अपनी यंग मिस्ट्रेस को बहुत पसंद करता था, इसीलिए उसने चेन पिंगन से बोला कि यह बांस कोई साधारण चीज नहीं है। अगर उसने इसे आम छुरी से काटा होता तो वह टेढ़ी हो जाती या टूट जाती। तो जब ये 2 बुक केसेस बन जाएंगे तो शायद ली बाओपिंग को थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि फिर उसका बुक केस सबसे आम हो जाएगा।
चेन पिंगन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने आलियंग की तरफ देखा और पूछा कि क्या यह बैम्बू फॉरेस्ट गो टेबल माउंटेन के माउंटेन लॉर्ड से जुड़ा हुआ है। आलियंग ने सिर हिलाया और समझाया कि यह बांस का जंगल जब 100 साल तक पहाड़ की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचता है, तब जाकर इतना हरा और चमकदार बनता है, और 500 साल लगते हैं इसे ग्रीनवुड एसेंस का एक छोटा सा अंश बनाने में। लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसने जो बांस काटे थे वे बस 200 साल पुराने थे। बस माउंटेन लॉर्ड को हल्का फुल्का दुख होगा, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। चेन पिंगन ने राहत की सांस ली और ज्यादा बांस काटने का विचार छोड़ दिया। आलियंग ने फिर चिढ़ाते हुए कहा कि अगर 2 टुकड़े कम लग रहे हैं तो वह उसके लिए और अच्छे काट सकता है। चेन पिंगन ने झट से ना में सिर हिला दिया। जूहे भी बीच में बोला कि आना जाना मुश्किल नहीं है, वे 1 घंटे से भी कम में जाकर वापस आ सकते हैं। चेन पिंगन ने अपने पास रखी बांस की टोकरी की ओर देखा। उसमें कई पट्टियां भरी हुई थीं, लेकिन अब भी काफी जगह खाली थी। पर फिर भी उसने अपना सिर हिलाकर मना करते हुए बोला कि अभी आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। अब जूहे ने बात मार्शल आर्ट्स पर घुमाते हुए चेन पिंगन से कहा कि मार्शल आर्ट्स में असली सुधार तब होता है जब कोई दूसरों से मुकाबला करता है। अगर कोई बिना मुकाबले के सिर्फ अकेले प्रैक्टिस करता है तो कभी भी वह बड़े लेवल तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जब भी उनके पास खाली समय होगा वे मुकाबला करेंगे। लेकिन फिर जूहे ने चेन पिंगन से कहा कि वह नरमी बिल्कुल नहीं बरतेगा, इसीलिए उसे पिटने के लिए तैयार रहना होगा। चेन पिंगन की आंखों में चमक आ गई। वह भी यही चाहता था। उसने बड़े उत्साह के साथ जूहे से कहा, जितना हो सके उतना जोर से उसे मारे। जूहे मुस्कुराकर बोला, बेटा बाद में पछताना मत, और फिर दोनों मुकाबला करने चले जाते हैं। अब भाई, उसके बाद हम सीधे दोपहर का सीन देखते हैं। कछुए पहाड़ों को आधा पार कर चुके थे और अब वे एक झरने के नीचे एक छोटे से तालाब के पास रुके थे। हर किसी ने अपने अपने काम में हाथ बटा दिया था और अब उनका खाना बन रहा था। इसी बीच चेन पिंगन चुपके से ली बाओपिंग के पास पहुंचा और उससे बुक केसेस के बारे में पूछा। ली बाओपिंग ने ध्यान से सुना और सुनते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा कि सबसे बेहतरीन बुक केस तो उसी के पास है, उसे कोई दूसरा नहीं चाहिए, और वैसे भी उसने पहले ही इस बुक केस का नाम ग्रीन रॉब रख दिया है। अब सबने लंच खत्म किया और लंच खत्म होते ही आलियंग ने चेन पिंगन को बुला लिया। दोनों एक गहरे तालाब के पास पहुंचे और साथ साथ चलने लगे। फिर आलियंग ने कुछ देर सोचकर चेन पिंगन से एक सवाल किया कि उसने उससे एक बार कहा था कि उसके पास अब ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी में 5 पहाड़ है। चेन पिंगन ने हां में सिर हिलाकर बताया कि डाउन ट्रोडन माउंटेन सबसे कीमती है और ट्रेजर्ड स्क्रिप्चर माउंटेन भी काफी मूल्यवान है। बाकी 3 पहाड़ साधारण है। आलियंग ने कुछ देर सोचकर चेन पिंगन से बोला कि उन पहाड़ों की असली कीमत उनकी रिसोर्सेज में नहीं, बल्कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में छुपी है, और बहुत सारे बीस्ट और स्पिरिट्स उसके विलेज की तरफ भाग रहे हैं, और वे 5 मॉन्स्टर्स भी उन्हीं में से है जो उन्हें आयरन टैलिस्मन रिवर के पास मिले थे। बस देखना यह है कि किसके भाग्य और काबिलियत में है कि वहां एक टुकड़ा जमीन का हासिल कर सके। फिर आलियंग ने अपनी शराब का एक घूंट लिया और चेन पिंगन से बताया कि जब उसके पहाड़ों में स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स प्रवेश करें तो वह ऐसा मत सोचे कि कोई चोर उसके घर में घुस आया है। यह कुछ वैसा ही है जैसा गो टेबल माउंटेन में हुआ था। माउंटेन लॉर्ड ने उन 2 स्नेक्स को बढ़ने इसलिए दिया क्योंकि जब उससे माउंटेन गॉड होने का दर्जा छीन लिया गया था तो उसे जीवित रहने के लिए नए संरक्षकों की जरूरत थी, और कोई चाहिए था जो वहां की शक्ति बचाए और प्योर एनर्जी को अट्रैक्ट करे। चेन पिंगन ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा कि तो क्या उसे भी अपने पहाड़ों में माउंटेन लॉर्ड या स्नेक्स को बुलाने चाहिए? आलियांग ने हल्की मुस्कान के साथ चेन पिंगन से बोला कि वह आधा सही और आधा गलत है। फिर उसने चेन पिंगन को बताया कि ग्रेट ली एम्पायर जल्द ही नए माउंटेन लॉर्ड और रिवर स्पिरिट नियुक्त करेगा, और कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता जहां तक उसके डाउन ट्रॉडन माउंटेन या ट्रेजर्ड स्क्रिप्चर माउंटेन की बात है।
तो अगर वहां ग्रेट लाई एम्पायर कोई माउंटेन लॉर्ड नियुक्त करेगा तो वह एक डेड सोल्जर की आत्मा होगी, और गो टेबल माउंटेन का माउंटेन लॉर्ड गो टेबल को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता, इसीलिए वह वहां नहीं जा सकता। चेन पिंगन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो क्या उसे उन 2 स्नेक्स को बुलाना चाहिए? इस पर आलियांग हंसकर बोला कि उनकी ताकत अच्छी है, लेकिन उन्होंने काफी पाप भी किए हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे किसी इंसान को नहीं खाएंगे। अगर उन्हें ऊब महसूस हुई तो क्या पता शिकार के दौरान किसी लकड़हारे को ही निगल ले। अगर उसके पहाड़ों में ये बसे तो उसकी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। तब चेन पिंगन ने गंभीरता से कहा कि अगर वह पहले से ही उन्हें चेतावनी दे कि वे इंसानों को न खाएं, तो क्या वे उसकी बात मानेंगे? आलियांग ने अपने टोपी को थोड़ा आगे खिसकाते हुए चेन पिंगन से बोला कि क्या उसे यह नहीं लगता कि वे पहले हां कह देंगे और बाद में मुकर जाएंगे? अब चेन पिंगन ने दिमाग दौड़ाया और उसके चेहरे पर एक तेज मुस्कान आ गई। उसने धीरे धीरे आलियांग को अपनी स्कीम समझानी शुरू की कि उसने कहा था कि रेड कैंडल टाउन में एक पोस्टल स्टेशन है, मतलब वह मास्टर रुअन को चिट्ठी लिख सकता है और वह मास्टर रुअन को ट्रेजर्ड स्क्रिप्चर माउंटेन और बाकी 2 पहाड़ 50 साल के लिए उधार दे सकता है। अगर मास्टर रुअन को और चाहिए तो वह उसे और 50 साल दे सकता है। बदले में वह उन दोनों राक्षस सांपों पर नजर रखेगा। अगर उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मास्टर रुअन उन्हें एक ही पंच में खत्म कर सकता है, और कम से कम उन स्नेक्स को गो टेबल माउंटेन में छोड़ने से तो यह बेहतर है जहां वे अभी लोगों को डरा रहे हैं। चेन पिंगन की स्कीम में एक और लेयर थी। अलियांग ने उससे कहा था कि अगर कोई पाइथन फ्लड ड्रैगन में बदल जाए तो वह जगह सौभाग्यशाली बन जाती है, इसीलिए वह ब्लैक पाइथन को डाउनट्रॉडन माउंटेन में छोड़ देगा। अगर ब्लैक स्नेक वहां ड्रैगन बन गया तो डाउनट्रॉडन माउंटेन एक अमीर जगह बन जाएगी, और अगर वह थोड़ी और बेशर्मी दिखाए और मास्टर रुअन से कहे कि इसे ट्रेजर्ड स्क्रिप्चर माउंटेन में भी रहने दे, फिर तो और भी बड़ी कमाई हो जाएगी। अगर वह व्हाइट स्नेक भी ड्रैगन बन गया तो बस वह तगड़ा मुनाफा कमाएगा। अब तो चेन पिंगन को ऐसा लग रहा है कि वह हर दिन सिक्कों की खनक सुन रहा है। भाई, इधर आलियांग तो दंग रह गया। चेन पिंगन की यह बिजनेस माइंडेड सोच देखकर वह हंस भी नहीं पा रहा था। उसने चेन पिंगन से पूछा कि क्या वह पैसे से इतना प्यार करता है। चेन पिंगन ने चौंक कर जवाब दिया कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे पैसे से प्यार नहीं है। अलियांग ने अपना बांस का टोपी ठीक किया और आगे कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं। फिर उसने चेन पिंगन से कहा कि उसे पहले लगा था कि वह इस प्लान को ठुकरा देगा, यह कहते हुए कि वह गरीब हो सकता है लेकिन उसका चेन परिवार ईमानदार है और वह अपने पहाड़ों में ऐसे राक्षसों को कभी घुसने नहीं देगा। और आलियांग उससे एक लेक्चर को सुनने के लिए तैयार भी था। भाई, चेन पिंगन ने अचानक आलियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि वह अभी भी बहुत छोटा और मासूम है। भाई, चेन पिंगन ने इतने कॉन्फिडेंट से बोला था कि अब तो आलियांग को भी पहली बार खुद पर शक होना लगा कि क्या सच में वह छोटा और मासूम है। अब चेन पिंगन को एक बहुत बड़ा सवाल याद आया और उसने अलियांग से पूछा कि क्या वे दोनों पाइथन्स अपना घर बदलने के लिए तैयार होंगे। अलियांग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चेन पिंगन ने देखा कि अलियांग का हाथ उसके तलवार के हत्थे पर था। अलियांग ने हल्की मुस्कान के साथ चेन पिंगन से कहा कि उसे जल्दी से मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी सीखनी होगी, ताकि अगर कोई बात करने को तैयार न हो तो उसे इसका इस्तेमाल करना होगा। इस पर चेन पिंगन चुप रहा। शायद उसे पहली बार समझ आ रहा था कि ताकत क्यों जरूरी होती है। अब जब वे वापस लौट रहे थे तो आलियांग ने चेन पिंगन से पूछा कि उसने और बांस को इकट्ठा क्यों नहीं किया। चेन पिंगन ने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि किसी ने उससे कहा था कि इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कब चीजों को छोड़ देना सही होता है। अलियांग ने सिर पकड़ते हुए कहा कि क्या वह सच में इस तरह की बातों को मानता है। चेन पिंगन ने अपनी बाहें सिर के पीछे रखी और हल्की हवा में आराम से चलते हुए कहा कि उसने कभी भी कोई महान विचार नहीं सुने, इसीलिए जब उसने पहली बार यह सुना
तो उन्हें भूलना उसके लिए मुश्किल हो गया। अलियांग ने सर हिलाते हुए कहा कि वह कभी भी इस लड़के को समझ नहीं पाएगा। अब भाई, दूर से जूहे की आवाज आई। वह चेन पिंगन को मुकाबला करने के लिए बुला रहा था। चेन पिंगन ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत दौड़कर जूहे के पास चला गया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बैम्बू फॉरेस्ट के किनारे जवान और खूबसूरत माउंटेन लॉर्ड अपने कटे हुए 2 बांसों के पास आंखों में दुख लिए बैठा हुआ था, और उधर ही बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर दोनों सांप कुंडली मारकर बैठे थे। और इस वक्त उनकी आंखों में माउंटेन लॉर्ड की ऐसी हालत को देखकर एक हल्की सी खुशी झलक रही थी। तभी पास से अलियांग की आवाज आई। माउंटेन लॉर्ड डर के मारे उछल पड़ा और उसने झटपट अपने चेहरे से दुख के भाव मिटाए और सिर झुकाकर अलियांग की तरफ झुक गया। अब भाई, अलियांग आया और एक हरे भरे बांस के तने से सटकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बांस के हरे पत्तों पर टिकी थीं। फिर उसने अपनी नजरें हटाईं और माउंटेन लॉर्ड से पूछा कि क्या इन बांस का एंसेस्टर बैम्बू सी स्मॉल वर्ल्ड से है और उसने उसी में से काटकर अपनी छड़ी बना ली, और क्या उसने किसी इमॉर्टल को नाराज कर दिया था जिस वजह से उन्होंने गुस्से में उसकी सोने की मूर्ति भी हटा दी। भाई, इतना सुनते ही माउंटेन लॉर्ड बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। उसके चेहरे की चापलूसी वाली मुस्कान एकदम से फीकी पड़ गई। शायद उसने अलियांग को कम समझा था। अब उसने खुद को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करते हुए बोला कि उसका नाम वेबो है और वह गो टेबल माउंटेन का माउंटेन लॉर्ड है। उसे डिवाइन वाटर नेशन के लास्ट एम्परर ने माउंटेन गॉड का दर्जा दिया था और वह इस क्षेत्र के हजारों किलोमीटर के इलाके का संरक्षक था। लेकिन फिर डिवाइन वाटर नेशन को ग्रेट ली एम्पायर ने जीत लिया और एम्पायर के एम्परर को उससे नाराजगी हो गई। इस कारण से उसे माउंटेन गॉड से एक माउंटेन लॉर्ड तक गिरा दिया गया। अब वह केवल 150 किलोमीटर तक सीमित रह गया है और ग्रेटली एम्पायर आज भी उसे क्रिमिनल समझता है। अब भाई, उसकी बुरी किस्मत यहीं खत्म नहीं हुई। उसे सजा के तौर पर बैम्बू सी स्मॉल वर्ल्ड में भेज दिया गया। वहां उसे अपने हाथों से बांस काटने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन असली गड़बड़ तब हुई जब उसने उसी बांस से एक छड़ी बना ली, और यह बात बांस के असली मालिक के इमॉर्टल फ्रेंड को पसंद नहीं आई। इसीलिए उसने माउंटेन लॉर्ड को उसी मिट्टी में धकेल दिया जहां से वह निकला था। अब भाई, यह पूरा किस्सा सुनकर एलियंग ने अपनी पोजीशन थोड़ी एडजस्ट की और एक बड़े ही स्टाइलिश और फ्री स्पिरिटेड अंदाज में बोला कि उसकी काफी दुखद कहानी है। भाई, यह सुनकर वेबो थोड़ा एम्बैरेस हो गया। अब अलियांग की नजर एक अलग चीज पर पड़ गई। उसने चेन पिंगन को एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा देखा। दोनों स्नेक्स भी वहीं खड़े थे, मगर सफेद वाला बहुत सावधान लग रहा था। अलियांग ने हल्की मुस्कान के साथ माउंटेन लॉर्ड को बोला कि उसका दोस्त उसके साथ एक व्यापार करना चाहता है। अगर सौदा सफल रहा तो वे भविष्य में दोस्त बन सकते हैं, और अगर सौदा नहीं हुआ तो भी और कई अमोरल तरीके हैं चीजों को सुलझाने के। अलियांग का हाथ उसके तलवार के हत्थे पर ही था। अब अलियांग ने वेबो से एक और सवाल किया कि ये दोनों स्नेक्स असली फ्लड ड्रैगन्स के डिसेंडेंट नहीं हैं, तो क्या उन्हें रेयर अपॉर्चुनिटी मिला था जिससे यह ब्लैक स्नेक एक ब्लैक फ्लड ड्रैगन में बदलने लगा, और उसके तो 4 पंजे भी उगाए हैं। अब वेबो बहुत सतर्कता से जवाब दिया कि उन्हें एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन वह सटीक समय नहीं बता सकता। उसे सिर्फ इतना पता है कि यह जूअल स्मॉल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गलती से कुछ अजीब चीज निगल ली थी, और वह चीज सांपों और मछलियों के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल थी। अब भाई, अलियांग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अब भाई, हमें एक राज का पता चलता है कि गो टेबल माउंटेन की सीमा के पास बसी 3 नदियों में से एक नदी रशिंग ट्रैंक्विल राइव के अंदर एक रहस्यमयी कार्प मछली है जिसने 2 असली ड्रैगन व्हिस्कर्स उगा लिए थे। भाई, असली कहानी 100 साल पहले शुरू हुई थी जब यह कार्प मछली नदी के बहाव के साथ गो टेबल माउंटेन तक पहुंच गई थी, और वहां किसी ने इसे अपनी आंखों से देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अगर कार्प मछली 500 साल भी जिंदा रहती है तब भी उसे इतने खतरनाक ड्रैगन व्हिस्कर्स नहीं मिल सकते थे।
मतलब इस सब के पीछे किसी का हाथ था। और अब यही पहेली सुलझाने का काम आलियांग के पास था। जब वेबो ने यह कहानी सुनी तो उसे भी कुछ कुछ समझ आने लगा। लेकिन भाई, असली मजा तब आया जब वेबो आलियांग के कमर पर लटकी तलवार की तरफ इशारा करके पूछा कि उसे इस बांस की छड़ी के इतिहास के बारे में कैसे पता। भाई, आलियांग का जवाब सुनकर माहौल ही बदल गया। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने बात घुमाते हुए कहा कि जब वह छोटा था तो वह बैम्बू सी स्मॉल वर्ल्ड में बहुत घूमता था। वहां उसकी जान पहचान लेडी जू से हुई थी, लेकिन उनकी दोस्ती ज्यादा गहरी नहीं थी। उसने एक दो बार रिपीट करते हुए कहा कि बस एकदम नॉर्मल टाइप थी। भाई, जब कोई इंसान ये बार बार कहे कि कुछ भी खास नहीं था तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। लेडी जो का नाम सुनते ही माउंटेन लॉर्ड की आंखों में चमक आ गई। लेडी जो बैम्बू सी स्मॉल वर्ल्ड की अकेली और सबसे ताकतवर गॉडेस थी और बहुत कम लोगों को दर्शन देती थी। और कहा जाता था कि वह बहुत ही पतली और लंबी थी, यहां तक कि कई पुरुषों से भी ज्यादा लंबी। लेडी जो का नाम इतना बड़ा था कि ईस्टर्न ट्रेजर्ड वाइल्ड कॉन्टिनेंट तक में उसकी कहानियां मशहूर थी। अब भाई, दुनिया में 10 वर्ल्ड के नीचे 36 छोटे वर्ल्ड है। जुअल स्मॉल वर्ल्ड उनमें से सबसे छोटा था और यह बैम्बू सी स्मॉल वर्ल्ड भी उन्हीं में से एक है। मगर यह एक हाई लेवल स्मॉल वर्ल्ड है जो पूरी तरह बांसों से भरा हुआ है। यह उगने वाला हर बांस एक अनमोल खजाना है। इन बांसों से बने आर्टिफैक्ट्स का नाम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में है। अलियंग की तलवार और माउंटेन लॉर्ड का स्टिक भी इसी बैम्बू से बना है। अब दूसरी ओर चेन पिंगन एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसके हाथ में उसकी टूटी हुई ब्लेड थी और दोनों पायथन भी उसके सामने थे और उसे घूर रहे थे। चेनपिंगन ने उन्हें समझाना शुरू किया कि पहले वे दुश्मन थे, पर अब शायद उनके पास दोस्त बनने का मौका है। उसने ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी में 5 पहाड़ खरीदे हैं और वह चाहता है कि वे दोनों डाउन ट्रॉडन माउंटेन में जाकर बसे। चेन पिंगन मास्टर रूअन के बारे में भी बताना नहीं भूला। व्हाइट स्नेक के भीतर ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी का नाम सुनकर कुछ हलचल हुई, लेकिन काला अजगर अब तक शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। फिर चेन पिंगन ने बताया कि ग्रेट ली एम्पायर ने पहले ही जियोमेंटिक ऑफिशियल और मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के अफसरों को 60 से अधिक पहाड़ों पर भेज दिया है और वे जल्द ही कई ऑफिशियल माउंटेन गॉड्स नियुक्त करने वाले हैं। अब व्हाइट स्नेक से रहा नहीं गया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और उम्मीद की चमक थी। वह इतनी भावनाओं से भर गया कि वह जोर से फुंफकार मारने लगा, पर तभी काले अजगर ने उसे जोर से सिर मारकर चुप करा दिया। चेन पिंगन ने चैन की सांस ली कि कम से कम उन्होंने उसके प्रपोजल को ठुकराया तो नहीं। अब उसने और आगे समझाया कि उसे कल्टीवेशन की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन वह इतना कह सकता है कि गो टेबल माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पहाड़ों की तुलना में बहुत कमजोर है। शायद उसके पहाड़ों में 100 साल की ट्रेनिंग करना और यहां 500 साल ट्रेनिंग करना बराबर होंगे। चेन पिंगन ने आलियांग से सुना था कि मछली और सांप का ड्रैगन में बदलना आसान नहीं होता। बहुत सारे माउंटेन गॉड्स और रिवर गॉड्स उन्हें जानबूझकर रोकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उसने उन दोनों स्नेक्स को बताया कि अगर वे मास्टर रूअन और ग्रेट ली एम्पायर के अधिकारियों से अच्छे रिश्ते बना ले तो उनका सफर आसान हो सकता है। अब चिनपिंगन ने एकदम सीरियस होकर कहा कि उसके मास्टर ने उसे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया था और कहा करता था कि स्पिरिट्स, गोस्ट्स, डीमंस इंसानों से ज्यादा बुरे नहीं होते। पर जब उसने उन दोनों को पहली बार देखा तो उसे यह बात झूठी लगी। अब भाई, चेन पिंगन ने एक और बात कही कि वह आलियांग जितना ताकतवर नहीं है। अगर वह उसकी तरह शक्तिशाली होता और उन दोनों ने उसे या किसी को नुकसान पहुंचाया होता तो कल रात के उसके डिनर में स्नैक मीटो होता। भाई, अब यह सुनकर सफेद अजगर गुस्से से तड़प उठा। उसकी आधी ताकत वैसे ही खत्म हो चुकी थी और अब यह इंसान उसकी चोटों पर नमक छिड़क रहा था। गुस्से में उसने तुरंत हमला करने के लिए झपटा, पर काले अजगर ने आगे बढ़कर सफेद अजगर की गर्दन पर काट लिया, फिर उसे जमीन पर पटक दिया। इधर वेबो एकदम चौंक गया। उसने सोचा यह स्नेक अपने ही साथी को फाड़ने पर उतारू क्यों हो गया। वह कुछ बोलने ही वाला था
कि आलियांग ने सिर हिलाकर उसे इंटरफेयर करने से मना कर दिया। वेबो को समझ में नहीं आया कि आखिर आलियांग इतना शांत क्यों था। इधर दोनों स्नेक्स एक दूसरे को घूर रहे थे। एक तरफ काला अजगर शांत था, दूसरी तरफ सफेद अजगर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। चेन पिंगन अब भी अपनी टूटी हुई ब्लेड को कसकर पकड़े हुए चट्टान पर खड़ा था। चेन पिंगन को समझ नहीं आया कि दोनों अजगर आपस में क्या फुफकार रहे थे, पर उसने देखा कि सफेद अजगर धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जंगलीपन भरी थी। फिर चेन पिंगन ने उनसे कहा कि अगर वे उसके पहाड़ों पर रहना चाहते हैं तो उन्हें उसके नियम मानने पड़ेंगे। वे तब तक किसी इंसान को नहीं मार सकते जब तक उनकी जान पर ना आ जाए, और अगर वे अभी यह बात मानकर वहां रहने का फायदा उठाया और बाद में नियम तोड़ा तो मास्टर रुअन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वह पहले से ही यह सख्त चेतावनी दे रहा है। काला अजगर अब भी चुपचाप खड़ा था। वह कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में चालाकी थी। उसने सोचा शायद यह इंसान उतना मूर्ख नहीं जितना उसने सोचा था। लेकिन सफेद अजगर, वह अब भी गुस्से में था, लेकिन चाहे जैसे भी हो उसके पास ग्रेट डाउ तक पहुंचने का मौका था। इसलिए उसने चेन पिंगन पर हमला नहीं किया। अब भाई, बांस के जंगल में माहौल गर्म था। एक तरफ चेन पिंगन और ब्लैक और व्हाइट स्नेक आमने सामने खड़े थे, और दूसरी तरफ अलियांग मजे से बांस की एक लचीली टहनी पर बैठा था। उधर माउंटेन लॉर्ड का ध्यान चेन पिंगन और स्नेक्स की लड़ाई पर था। भाई, चेन पिंगन पूरी कोशिश कर रहा था कि दोनों स्नेक्स उसकी बात मान लें। उसने उनकी ताकत को पहचाना, उन्हें समझाया, यहां तक कि उन्हें मारने की धमकी भी दी। मगर एक प्रॉब्लम थी, चेन पिंगन ने उनके स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझा था। ये स्नेक्स सिर्फ ताकत और बात से नहीं मानेंगे, वो भी अपनी खुद की इज्जत की परवाह करते हैं। ये दोनों गो टेबल माउंटेन के राजा थे। अब अगर चेन पिंगन उनको अपने पहाड़ पर बुलाए तो उनके लिए यह किसी और के कंट्रोल में रहना जैसा होगा। ऊपर से उसने एक सेज की बात छेड़ दी और उनको धमकी दी कि अगर वो किसी इंसान को खाएंगे तो मारे जाएंगे। और चेन पिंगन बस सेकंड टियर का कल्टीवेटर था, तो वे उसकी बात क्यों मानते भला। इधर आलियांग ने माउंटेन लॉर्ड से पूछा कि अगर वह उन स्नेक्स के सामने होता तो वो स्नेक्स क्या करते। अब भाई, माउंटेन लॉर्ड ने हंसते हुए खुद को कोसा और अलियांग की तारीफ करते हुए बोला है कि वह किसी जलते हुए दीपक की तरह है जो हर जगह रोशनी फैलाता है। पर अलियांग बिल्कुल शांत था। उसने फिर से वही सवाल पूछा। अब वेबो को पसीना आने लगा। उसने जल्दी से अपनी बात कही कि अगर वे स्नेक्स उसके सामने होता तो वे बिना एक सेकंड सोचे उसकी बात मान जाते। अलियांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसने इस जवाब से अपना आधा बांस का जंगल बचा लिया। फिर बांस के पेड़ों में हलचल मची और जंगल का आधा हिस्सा कटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब माउंटेन लॉर्ड घुटनों के बल गिरकर अलियांग से माफी मांगने लगा, लेकिन अलियांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। भाई, अलियांग ने पहले ही अपनी ताकत दिखाई थी, फिर भी एक मामूली माउंटेन लॉर्ड उसे हल्के में ले रहा था। शायद अलियांग ने बहुत ज्यादा दयालुता दिखा दी थी। फिर अलियांग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने माउंटेन लॉर्ड से कहा कि वे दोनों एक शर्त लगाएंगे, जिसमें माउंटेन लॉर्ड का कहना होगा कि चेन पिंगन उन स्नेक्स को एक बड़ी छूट देने को तैयार होगा, और आलियांग का कहना होगा कि वह कोई छूट नहीं देगा। माउंटेन लॉर्ड को कुछ अजीब लगा। उसने अलियांग से पूछा कि अगर वह जीत गया तो क्या होगा, और अगर हार गया तो क्या होगा। अलियांग ने कहा कि अगर वह जीता तो उसका बाकी का आधा बांस का जंगल बच जाएगा, और अगर वह हार गया तो वह उसे फिर से उसके असली रूप में तब्दील कर देगा। भाई, माउंटेन लॉर्ड को तो ठंडा पसीना आने लगा। उसने एलिंग से कांपते हुए पूछा कि उसके जीतने की संभावना कितनी है। अलियांग ने सिर्फ एक उंगली उठाई। माउंटेन लॉर्ड ने पूछा, 10%। तब एलियांग कहता है कि सिर्फ 1%। भाई, अब तो माउंटेन लॉर्ड की आत्मा उसके शरीर से उड़ गई। अलियांग ने मुड़कर चेन पिंगन को आवाज दी कि वह जितनी चाहे उतनी शर्तें रख सकता है। अगर वे दोनों स्नेक्स गुस्से में आए तो वह उन्हें खुद निपटा देगा। अब अलियांग वापस माउंटेन लॉर्ड की तरफ घूमकर कहता है, अब उसके जीतने का चांस 0% हो गया। भाई,
माउंटेन लॉर्ड फिर आलियांग से कहता है कि वह बहुत ही बेईमान जुआरी है। फिर उसने चेन पिंगन की तरफ दया के भाव से देखा। उसके पास एक ही तरीका था अपने बांस के जंगल को बचाने का, मगर अचानक ही पहाड़ के ऊपर से एक भयंकर सफेद तलवार की चमक उठी। वेबो तो इतनी बुरी तरह डर गया कि वह पीछे गिर पड़ा। अलियांग एकदम से हवा में कूदा और अपनी बांस की तलवार से सफेद चमक को बीच में ही काट दिया ताकि वह और ऊपर न जा सके। अब वेबो पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। कुछ ही पलों में अलियांग दोबारा उसी बांस का डंठल पर खड़ा हो चुका था जो अभी तक सीधा भी नहीं हुआ था। उसने अपने टूटा फूटा बांस के सेबर को यूं ही एक तरफ फेंक दिया। वह पूरी तरह नहीं टूटा था, लेकिन उसका धार खत्म हो चुका था। उधर ब्लैक स्नेक, जो अभी तक मौत तक लड़ने को तैयार था, अब पागलों की तरह जंगल में भाग रहा था। चेन पिंगन के सामने व्हाइट स्नेक, जो बिना किसी चेतावनी के झपटा था, अब जमीन पर बिना सिर के पड़ा था। लेकिन चेन पिंगन की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसके चेहरे पर वही ठंडा बेरहम लुक जो उसने उस दिन दिखाया था जब उसने डॉन क्लाउड माउंटेन के कै जिंजियन को मारा था। उधर एलियांग मुस्कान दबाए खड़ा था। उसने अपनी कमर से लटकती छोटी लौकी को खोला, एक बड़ा घूंट लिया और हल्के से हंसते हुए कहा कि अब यह कहानी वाकई दिलचस्प हो रही है। अब बांस का वह हरा डंठल अचानक सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि अलियांग ने छलांग मारकर वेबो को खींचकर ऊपर खड़ा कर दिया था। वेबो का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। भले ही उसने आधा बांस का जंगल बचा लिया था, लेकिन उसकी आंखें अब भी दूर पड़ी हुई उस बिना सिर वाली सफेद सांप पर थी। उसने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और बेहद थके हुए लहजे में अलियांग से बोला कि वह एक नीच और घटिया आदमी है। अगर उसे कोई समय समय पर सही राह न दिखाए तो वह बस अपना फायदा उठाने में ही लगा रहता है। लेकिन आज अलियांग ने उसे सही राह दिखा दिया था और इस बार उस पर दया कर दे। अब से वह कोई गलत हरकत नहीं करेगा और जैसा अलियांग कहेगा वह वैसा ही करेगा। अलियांग ने अब और कोई दिमागी खेल नहीं खेला। उसकी नजर अपने कमर पर लटके खाली बांस के म्यान पर पड़ी। उसने माउंटेन लॉर्ड से बोला कि जंगल में किसी अच्छे बांस को चुनकर उसके लिए एक नया म्यान बना दे और इसे उस दोस्त की तरफ से उपहार समझे जिसने अभी अभी एक बुरा सौदा किया और उसका आधा जंगल बचा लिया। वेबो का मन किया जोर से रो दे, मगर वह रोया नहीं। फिर उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए उन सारे बांस पर गई। भाई, आलियांग ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा कि इतने सारे बांस बेकार पड़े हैं, इन्हें बर्बाद करना तो पाप होगा। भाई, वेबो का मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाकर कहे कि यह बेकार नहीं है, यह उसके बेशकीमती बांस है। अलियांग ने आंखें घुमाई और एक बात बोला कि उसका दोस्त उससे बुरा सौदा कर बैठा, लेकिन इसकी वजह से उसने आधा जंगल जीत लिया है, इसीलिए उसे इंसानियत के नाते कुछ तो वापस देना चाहिए। वेबो के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि अलियांग और कुछ मांग ले, उसने जबरन मुस्कुराकर हां कर दिया। भाई, उधर चेन पिंगन ने पूरी स्पीड में सफेद स्नेक का गॉल ब्लैडर और पंख काटकर अपने पास रख ली। अलियांग ने उसे पहले ही बता दिया था कि व्हाइट स्नेक के ये दोनों अंग बेशकीमती हैं। चेन पिंगन ने कटार अपनी कमर पर टांगी और दौड़कर बांस के जंगल की तरफ बढ़ गया, मगर वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। यंग माउंटेन लॉर्ड पसीने में तरबतर था। वह जमीन में घुसा हुआ एक बांस उखाड़ रहा था। जब उसने पूरा जोर लगाया तो जड़ें टूट कर निकली। भाई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरीब मजदूर किसी जमींदार के खेत में जबरदस्ती काम कर रहा हो। वेबो ने जैसे ही चेन पिंगन को देखा, उसका गला सूख गया, क्योंकि चेन पिंगन ने पहले ही इतना कीमती सामान लूट लिया था कि माउंटेन लॉर्ड उसे देखकर ही घबरा गया। फिर उसने अपनी उखाड़ी हुई बांस को नीचे रखा और एक काले हरे रंग का मोटा बांस चुना। फिर उसने एक गहरी सांस ली और मजबूरी में चेन पिंगन से उसका कटार उधार मांगा। चेन पिंगन मुस्कुराया, धीरे धीरे पास गया और उसे अपनी कटी फटी कटार पकड़ा दी। अब जब वेबो ने उस बांस को काटा और उसे आलियांग को थमा दिया, तो आलियांग हंसते हुए बोला कि उसे ये क्या डंडा पकड़ा दिया है, उसे वैसी ही बांस की तलवार बनाकर दे जैसी उसकी पुरानी वाली थी,
और जब वह गो टेबल माउंटेन की सीमा पर पहुंचेगा तो उसी के साथ में वो सफेद गधा भी दे दे। भाई, ये पूरा सौदा एकदम पैसा वसूल वाला था। अब भाई, वेबो पुरानी टूटी हुई ब्लेड वापस चेन पिंगन को थमाते हुए बोला, इस ब्लेड की धार काफी कमाल की है। चेन पिंगन ने कुछ सेकंड सोचा और माउंटेन लॉर्ड से बोला कि अगर उसे यह ब्लेड पसंद है तो वह रख सकता है। वेबो ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि एक भला इंसान कभी किसी और की कीमती चीज को मुफ्त में नहीं लेता। भाई, अब आलियांग कहां चुप रहने वाला था। उसने हंसते हुए माउंटेन लॉर्ड से बोला कि उसे चाहिए तो सही, लेकिन मुफ्त में लेने में उसे शर्म आ रही है, तो क्यों ना वह इसे चेन पिंगन से खरीद ले। अब भाई, जैसे ही आलियांग ने यह बात कही, वेबो के दिमाग में बल्ब जल गया। वह झटके से खड़ा हो गया और हाथ झाड़कर बोला कि इस पूरे जंगल का सबसे कीमती हिस्सा बांस के तने नहीं बल्कि उसकी जड़ें हैं। उसने आलियांग की बैम्बू सेबर उधार ली थी और कुछ बांस काटा था। असल में वह एक छोटी सी बैम्बू हट बनाना चाहता था जहां बैठकर सुकून से नजारे देख सके। लेकिन आलियांग की बैम्बू सेबर टूट चुकी थी और अगर वह सच सच कहे तो वह पहले ही चेनपिंगन की टूटी हुई ब्लेड पर दिल हार चुका था। फिर उसने एक और जबरदस्त आइडिया निकाला कि वह एक नई बैम्बू सेबर बनाएगा और इसके अलावा वह अपनी बैम्बू हट बनाने की योजना भी जारी रखेगा। जब बैम्बू सेबर तैयार हो जाएगी तो वह उसे तुरंत सीनियर आलियांग को गिफ्ट कर देगा और बैम्बू हट बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह डाउन ट्रॉडन माउंटेन पर चेन पिंगन के लिए बना देगा। अब भाई, वेबो इतना ही नहीं रुका। उसने बताया कि जब काला सांप जब डाउन ट्रॉडन माउंटेन पर जाएगा तो वह भी उसके साथ जाएगा, ताकि यह पक्का कर सके कि अजगर कोई मुसीबत न खड़ी करे। साथ ही वह इस बैम्बू हट का सामान भी अजगर से ही उठवाएगा। भाई, मतलब ब्लैक पाइथॉन को भी मजदूर बना दिया। अब चेन पिंगन ने आलियांग की ओर देखा। एलियांग ने उसे बताया कि बैम्बू सी स्मॉल वर्ल्ड में 10 ग्रेट सेलेस्टियल बैम्बूज होते हैं और हर सेलेस्टियल बैम्बू में एक गुण होता है। इस जंगल के सभी बांस करेज बैम्बू के वंशज हैं, इसीलिए मार्शल आर्टिस्ट और मिलिटेरियन कल्टीवेटर्स को इन बांसों से बने घरों में रहने से जबरदस्त लाभ मिलता है। अब भाई, ये सुनते ही वेबो तुरंत सहमत हो गया, लेकिन चेन पिंगन कुछ कहने ही वाला था कि आलियांग झट से उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे जंगल से बाहर खींच ले गया और बोला कि मेहमान बनकर आए हो तो मेजबान के इंतजाम को कैसे ठुकरा सकते हो। भाई, इतना कहकर आलियांग चेन पिंगन को वहां से चलने को बोला। चेन पिंगन धीरे से बोला कि लेकिन उसने अभी तक ब्लेड नहीं दिया है। आलियांग ने बिना किसी टेंशन के कहा कि दूसरी आधी ब्लेड के साथ बाद में दे देना। वैसे भी दूसरी आधी ब्लेड उसके बांस की टोकरी में रखी हुई है। अब भाई, आलियांग ने चेन पिंगन को एक और जरूरी चीज याद दिलाई कि सफेद अजगर का गॉल ब्लैडर मत ले। वह खून से लथपथ है और देखने में काफी भयानक लग रहा है। वह बाकी व्हाइट स्नेक के मांस के साथ उसे काले अजगर को खिला दे। इससे काले अजगर को 200 से 300 साल की कल्टीवेशन का लाभ मिलेगा। अब जाते जाते आलियांग ने चेन पिंगन से एक और जरूरी बात कही कि ब्लैक स्नेक जब डाउन ट्रॉडन माउंटेन पर पहुंचे तो उसे समझा दे कि सीधे साधे तरीके से कल्टीवेशन करे और कोई गड़बड़ न करे। और आखिर में आलियांग ने उदास बैठे माउंटेन लॉर्ड की ओर इशारा करके कहा कि उसे सुधर जाना चाहिए। अब भाई, हमें पता चलता है कि माउंटेन लॉर्ड अब पूरी तरह से सुधर चुका है। उसके अंदर के सारे इविल थॉट्स आलियांग ने अनजाने में ही खत्म कर दिया था और अब वह एक असली माउंटेन लॉर्ड की तरह लग रहा था। इधर चेन पिंगन और आलियांग वापस उस पूल की ओर लौट रहे थे। अब वे पहले जैसे तेज नहीं थे, बल्कि बहुत धीमे और चुपचाप चल रहे थे। तभी चेन पिंगन चुप्पी तोड़ते हुए आलियांग से पूछता है कि वे दोनों स्नेक्स तो सदियों से साथ थे, तो क्या काला सांप सच में सफेद सांप के लाश को खाएगा? अब भाई, आलियांग ने ठंडी आवाज में कहा कि काला सांप एक फ्लड ड्रैगन बनने की चाहत रखता है, तो जाहिर है कि वह सफेद अजगर को खाएगा। और वैसे भी ब्लैक स्नेक ने सफेद अजगर को अब तक जिंदा इसलिए रखा था क्योंकि उसका कोर नहीं बना था, वरना ब्लैक स्नेक पहले ही व्हाइट स्नेक को खा चुका होता।
और फिर उसने चेन पिंगन से कहा कि अगर उसे ब्लैक स्नेक को व्हाइट स्नेक को खाते हुए देखना है तो वे वापस चल सकते हैं। मगर चेन पिंगन ने तुरंत मना कर दिया। फिर आलियंग ने मुस्कुराकर चेन पिंगन से बोला कि उसके व्हाइट स्नेक की गॉल ब्लैडर को ब्लैक स्नेक को देने के फैसले पर उसे कोसे मत, क्योंकि ब्लैक स्नेक ने उससे डाउनट्रॉडन माउंटेन की रक्षा करने का डील किया था। इसीलिए जो इनाम वह इस डील से पाएगा वह गॉल ब्लैडर को बेचने की कीमत से कई गुना ज्यादा होगा। आलियंग ने चेन पिंगन से अब सीधा सवाल किया कि उसने खुद सफेद अजगर को मारने का फैसला क्यों किया। वह उसकी मदद का इंतजार कर सकता था और व्हाइट स्नेक को जिंदा पकड़ सकता था। तब वह उसे ट्रेजर्ड स्क्रिप्चर माउंटेन या रेनबो क्लाउड माउंटेन भेज सकता था। क्या उसे डर था कि वह मदद नहीं करेगा? चेन पिंगन झट से बोला कि उसे आलियंग पर पूरा भरोसा है। आलियंग ने आंखें संकरी करके चेन पिंगन से पूछा कि तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? चेन पिंगन ने भी एक काउंटर सवाल दागते हुए आलियंग से पूछा कि क्या जब उसने जूहे से मुकाबला किया था तो क्या उसने तभी उसकी उन 3 एक्यू पॉइंट्स को पहचान लिया था, और क्या उसने उनमें छिपे रहस्य को भी जान लिया था? अब आलियंग थोड़ा रुककर कहता है कि उसे पहली ही नजर में उनमें कुछ अजीब महसूस हुआ था। वे 3 एक्यू पॉइंट्स कोई मामूली चीज नहीं थी। वे गहरी रहस्यमय शक्ति से भरी हैं और वह भी उनकी सच्चाई पूरी तरह नहीं समझ पाया। पर एक बात पक्की थी कि उन 3 एक्यू पॉइंट्स में 3 धाराएं सोड कुई की थी और हर एक का अपना अलग डाओ इंटेंट था। पर कौन सा डाओ इंटेंट था उसने यह जानने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने जबरदस्ती उन एक्यू पॉइंट्स के अंदर झांकने की कोशिश की होती तो चेन पिंगन का शरीर और कुई को नुकसान हो सकता था। चेन पिंगन ने आगे आलियंग से पूछा कि क्या वह उसके छोटे शहर के आर्चवे और उसकी 4 पट्टिकाओं के बारे में जानता है। आलियंग ने कंधे उचकाते हुए बोला कि ची जिंगचुन ने उसे बताया था, पर अब उसे ज्यादा याद नहीं है। चेन पिंगन ने आलियंग से कहा कि उनमें से एक पट्टिका का मतलब है खुद को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित करो और बाहरी चीजों की तलाश मत करो। शुरू में उसे यह सही लगा, लेकिन जब वह पहाड़ों में लकड़ी इकट्ठा करने जाता था तब उसने इसे और गहराई से सोचा कि क्या पहले खुद कोशिश नहीं करनी चाहिए, फिर भगवान से मदद मांगनी चाहिए। अगर वह खुद पूरी कोशिश करे और फिर भी असफल हो जाए तभी तो भगवान उसकी मदद करेंगे, वरना भगवान उसे क्यों बचाएंगे। आलियंग ने सिर हिलाया और बोला, बुद्ध से उत्तर मांगने से पहले खुद से उत्तर खोजो। चेन पिंगन ने खुशी से कहा कि वह यही तो कहना चाहता था। आलियंग ने चेन पिंगन से हल्का मजाक करते हुए बोला कि उसकी बात ठीक ठाक है, मगर उसे ध्यान रखना चाहिए कि अगली बार अपनी एक सोड कुई की कुर्बानी देने के बदले उससे मदद मांग ले। अब चेन पिंगन ने एक नई बात छेड़ी कि अगर फ्यूचर में उसके माउंटेन पर एक बांस का घर बन जाता है तो क्या वह उसकी मदद करेगा उस घर का नाम रखने में। आलियंग ने बिना एक पल गवाए चेन पिंगन से बोला कि आलियंग इज वेरी बैडास बिल्डिंग कैसा रहेगा, यह नाम काफी प्रभावशाली है। मगर इससे तो चेन पिंगन का माउंटेन रूलर होने के नाते नाम दब जाएगा, इसीलिए द बैडास बिल्डिंग रखेंगे और अब वह इससे ज्यादा त्याग नहीं कर सकता। भाई, चेन पिंगन अचानक आलियंग से बोलता है कि उसे लग रहा है कि भवन को बिना नाम के छोड़ देना भी बुरा विचार नहीं है। आलियंग ने आंखें घुमा ली। चेन पिंगन ने फिर जोर से हंसकर बोला कि वह तो बस मजाक कर रहा था, द बैडास बिल्डिंग ही ठीक रहेगा। आलियंग अचानक मुड़ा और चेन पिंगन से पूछा कि क्या वह तलवार चलाना सीखना चाहता है। चेन पिंगन ने सिर हिलाकर जवाब दिया कि उसे अभी नहीं सीखना। आलियंग ने मुस्कुराते हुए चेन पिंगन से पूछा कि क्या उसे डर है कि इससे उसका ध्यान मुक्केबाजी से भटक जाएगा। चेन पिंगन ने गहरी सांस ली और सहमति में सिर हिला दिया। आलियंग को चेन पिंगन थोड़ा दुखी लग रहा था, इसलिए उसने चेन पिंगन से पूछा कि क्या उसे इस बात का दुख है कि उसने एक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड खो दी। चेन पिंगन ने बिना झिझक के उत्तर दिया कि वह दुखी नहीं है। उसने आखिरकार वह सब कुछ बाहर निकाल दिया जो उसके अंदर दबी हुई थी, इसीलिए उसे काफी हल्का महसूस हो रहा है। आलियंग ने थोड़ा विस्तार में बताने को कहा। चेन पिंगन ने आगे की ओर देखते हुए कहा, पहले
वह सिर्फ अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता था, और अगर वह सही मायनों में कहे तो यह उसके उम्र बढ़ाने के लिए था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह और भी दूर और ऊंचाई तक देख सकता है। भाई, इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। वैसे भी ये बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको मिले।